नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम एक बार फिर मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं और ये दो महत्वपूर्ण घटनाओं की बात कर लेते हैं। एक तो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में 1918 की, जब बेंगलोर और जोधपुर के सैनिकों ने ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी का जो पार्ट थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से, यानी कि तुर्की के एम्पायर से हैफा के पोर्ट को आज़ाद करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और करीब 900 भारतीय सैनिक उसमें काम आ गए थे। वो डेट थी 22-23 सितंबर 1918, यानी कि 23 सितंबर को हैफा दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद किया जाता है। हैफा में इजराइल द्वारा, इजराइल और भारत का ये सम्मिलित जो है वो समारोह होता है, उसमें उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने एक शहर को आज़ाद करवाया। तो ये तो एक पुरानी बात हो गई, इसके बारे में कभी डिटेल में फिर से बात करेंगे कि एक बहुत ही बड़ा लंबा एक संबंध है। 103-4 साल पुरानी बात है, यानी कि इतिहास के वो क्षण, वो समय अलग, जैसे 900 भारतीय न्यौछावर हो गए अपना काम करते हुए, अपने सैनिक के रूप में अपनी ड्यूटी करते हुए। ठीक है, वो ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी के हिस्से थे और उसी की तरह से वो उस युद्ध में भाग ले रहे थे। अब ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया, एक शहर को बचाया, एक शहर को आज़ाद करवाया। अब दूसरी जो आज़ादी हुई है वो चीन के चंगुल से हैफा के पोर्ट को, यानी कि अभी भी इजराइल में कुछ पोर्ट हैं जो कि चीनी कंपनियां उनका संचालन कर रही हैं और उससे बहुत सारे पश्चिमी देश, मुख्य रूप से अमेरिका जो है वो परेशान रहे हैं। और इजराइल की जो खुली पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, इसमें उन्होंने कहा कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस क्षेत्र में अपना खेल खेलने के लिए उसको खुली छूट मत दो। तो खैर पीछे क्या हुआ ये नहीं पता, उसमें बहुत सारी परतें होंगी, धीरे धीरे खुलेंगी, कभी पता लगेगा तो बात करेंगे। लेकिन मुख्य बात ये है कि 11 जनवरी 1923 यानी कि इसी साल के आरंभ में भारत के अडानी ग्रुप ने, जिसको देखिए गाली पढ़ने में भारत में कोई कमी नहीं है, एक मुख्य समूह है, एक विशिष्ट समूह है, अधिकतर वामपंथियों उनके साथियों का है, जो कि तो उनका एक बहुत पुराना लंबा इतिहास है। व्यापारियों को, भारत में व्यापारियों को नष्ट करने के लिए, ये बात मैं कई बार दोहराता हूँ क्योंकि इसको याद नहीं किया जाता है कि इन्हीं लोगों ने भारत के मुख्य जो है वो व्यापारी समूह के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को कलकत्ता की सड़कों पर नंगा दौड़ाया था। और उसके बाद में फिर वामपंथियों का शासन आ गया पश्चिम बंगाल ने, और उन्होंने 34 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसकी लपटें आज भी पश्चिम बंगाल में दिख रही हैं। खैर, लेकिन वो अलग विषय है। तो इन लोगों ने एक नई, पहले तो ये नारे आप और हमने सुने ही हैं, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो वो तो उसी तरह से चलते रहे। और नए समय में फिर उन्होंने शुरू कर दिया अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। भाई सरकारें, इनका कहना यह है कि भाई वामपंथी सरकारें कम से कम भारत में, चीन में नहीं, चीन में तो चीन के व्यापारी जो हैं वो नए चीन में, जो कि माओ की मृत्यु के बाद देंग के द्वारा जो शुरुआत की गई जो संस्कृति है, जो कार्य पद्धति है, उसके अंदर भले ही वामपंथी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का रोल हो, लेकिन चीन के व्यापारी चीन की सरकार का ही एक अंग है, उसके हाथ हैं, जो कि उनके जो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कमर्शियल और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, उनको उनकी हित साधना के अंदर चीन के जो व्यापारी हैं वो सरकार का ही हिस्सा है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी देश अपने जो मुख्य व्यापारी हैं या अलग तरह के व्यापारी हैं, व्यापार ही एक मुख्य जो जियोपॉलिटिक जो सिचुएशन है
जो रिलेशनशिप है उसका मुख्य अंग रहता है। तो भारत ने भी अगर, या भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने अगर भारत के बिजनेसमैन को, व्यापारियों को दूसरी जगह काम दिलाने में अगर कोई भूमिका निभाई है तो उसमें बुराई क्या है। अमेरिका और सारे लोग, चीन भी खुद ही करता रहता है। लेकिन जब चीन का सामना हुआ भारत के व्यापारी से और अडानी जैसे, जिनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने सारे जो है वो सरकार ने उनको इतने सारे 6-7 एयरपोर्ट दे दिए, लेकिन सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, अभी जो बम्बई में जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो सबसे बड़ी स्लम है बम्बई की, उसका भी अडानी के पास चला गया। तो कैसे चला गया है भाई, उसको दूसरे ने भी तो उसके लिए बिड किया था। तो इन्होंने भी जिस तरह से एयरपोर्ट को भारत के अंदर दुगनी से अधिक बोली लगा करके जो है वो उन्होंने उस बिड को जीत लिया, इसी तरह से हैफा के पोर्ट में भी 70% जो है वो अब भाग, उसका जो हिस्सा है वो अडानी समूह के पास है। और उन्होंने करीब ये 1.8 बिलियन डॉलर, यानी कि करीब आप समझ लीजिए कोई 17-18 हजार करोड़ रुपए की डील है। और अंबानी का हिस्सा इसमें करीब 10,000 करोड़ है। उन्होंने हैफा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है मेडिटेरियन सी में, वहां उसका संचालन अधिग्रहण एक प्राइवेट कंपनी करेगी, गैतोत शायद उसका नाम है। और उसमें, उस कंसोर्टियम में अडानी की जो हिस्सेदारी है, यानी कि भारत की, एक तरह से भारत की हिस्सेदारी है, वो 70% है। तो भारत में जो ये नारे लगा रहे हैं बहुत सारे वामपंथी और दूसरे उनके साथी, वो बहुत सारे तो ऐसे विद्वान हैं जो कि फेसबुक पे आके ये घोषणाएं कर रहे हैं कि फलाने प्रोडक्ट मत खरीदो क्योंकि ये इजराइल के हैं। ये जो हमासवादी लोग हैं, इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि फेसबुक भी जो है ना वो ज्यूज की ओन करते हैं, लेकिन फिर वो चल रहे हैं, वो तो उनको तो एक अलग काम है, उनकी तो एक योजना है, उनका एक पूरा प्रपंच है, चाहे उसमें स्टूडेंट हो, कॉलेज के बूढ़े हो गए, प्रोफेसर हो और दूसरे लोग हो, उनका एक ही प्रपंच चलता रहता है। तो यानी कि अब एक मुख्य बात यहाँ ये ध्यान देने की है कि जनवरी 2023 यानी कि 11 जनवरी के आसपास बातचीत तो पहले से ही निश्चय ही चल रही होगी। और उस मीटिंग में जिसके अंदर गौतम अडानी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद उपस्थित थे। नेतन्याहू ने ही ये कहा कि पहले भारत के सैनिकों ने 1918 में हैफा के पोर्ट को आजाद करवाने में, स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज फिर भारत हैफा के पोर्ट को आजाद करवाने में, किससे आजाद करवाने में, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये उन्होंने बहुत ही विशिष्ट वक्तव्य उस समय दिया है। और ये जब वक्तव्य नेतन्याहू दे रहे हैं, हैफा का पोर्ट भारत के व्यापारी के पास आ रहा है, जिसको भारत में गाली पड़ने का एक बहुत लंबा वामपंथियों और उनके साथियों का इतिहास है। तो तुरंत आप देखिए 24 जनवरी को वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, जिसमें कुछ भी, किसी भी व्यापारी समूह के बारे में आप कुछ भी कह सकते हो कि इन्होंने शेयर को मैनिपुलेट किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है, और भारत में उनके साथी उसको ले उड़े, जैसे रवीश कुमार है और कोई जो है ना वो बहुत सारे जो एमपी है, महुआ मित्रा तो उसमें खास है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की नजरों में, अपने नेता की नजरों में और जनता की नजरों में चढ़ने के लिए एक रणनीति का उपयोग किया, जो कि भारत के बहुत सारे लोग करते रहते हैं, विद्यार्थियों से लेके एमपी तक करते रहते हैं। कि अगर आप अपने आप को प्रगतिशील बताना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को लिबरल बताना चाहते हैं, तो आपको मोटी बिंदी तो लगानी ही पड़ेगी, है ना, और कुछ तरह की विशेष प्रकार की कंपनी की सूती साड़ियाँ पहननी पड़ेगी महिलाओं विशेष को, और उसके बाद के अंदर मोदी के बारे में बुरा भला कहना पड़ेगा। तो अगर मोदी को बुरा भला कहना है तो आजकल ये एक जरिया बन गया है कि अडानी पे हमले करो।
आपके पास तथ्य है कि कोई उन्होंने मैनिपुलेट किया तो वो फैक्ट इकट्ठे करिए। सारे पब्लिक डोमेन में उनकी फिगर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेबी है, दूसरी संस्थाएं हैं उनकी जांच करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह की तरह से जो है वो अपने आंकड़े इकट्ठे कर लीजिए और कोर्ट में चले जाइए। लेकिन कोर्ट में कोई भी नहीं जा रहा है। अब सरकार को तो जो इस झंझट होगा तो उनको तो सेबी को कहना पड़ेगा। सेबी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन सचमुच अडानी ने कोई गड़बड़ किया है, कोई शेयर में मैनिपुलेशन किया है, प्राइस में मैनिपुलेशन किया है, यानी कि दुनिया की बड़ी बड़ी फर्म उनके साथ में इसमें आ रही हैं। और देखिए शेयर मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लगातार पूछते रहते हैं कि अडानी के जो शेयर होल्डर हैं वो डर क्यों गए, शेयर नीचे कैसे चला गया। तो उन महानुभावों को ये मालूम होना चाहिए कि शेयर होल्डर जिसके पास 50, 100 या 200 शेयर है या 10-20 शेयर हैं, वो प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। शेयर मार्केट में एक दूसरा जो है ना मैकेनिज्म होता है शॉर्ट सेल का। तो जो अफवाहें हैं उस अफवाहों के हिसाब से सेंटिमेंट बदलता है और मंदड़िए जो होते हैं वो ऊंचे दाम में जो है ना वो उसको शेयर को बेच लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि चाहे मुझे 100 रुपए 50 रुपए कम में मैं खरीद लूंगा तो उससे वो मुनाफा चाहे कुछ हजारों का हो या कुछ करोड़ों का हो वो बना लेते हैं। तो इन विद्वानों को ये जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही निरीह दृष्टि से बहुत ही अबोध बच्चे की तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जी हम शेयर मार्केट बन गए, क्योंकि ये मुख्य आरोप है अडानी पे। आपके पास तथ्य हैं, आपके पास आंकड़े हैं, तो आप चले जाइए कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में कोई गया नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दीजिए। अब यह तो ये है कि पार्लियामेंट में एमपी है, उनके अकाउंट से कोई दूरदर्शिता व्यक्ति विदेश से बैठ करके, जो कि बिजनेस राइवल कहा जा सकता है, वो उनको फीड कर रहा है और उनके बिहाफ पे जो है ना वो कर रहा है, प्रश्न जो है ना वो पोर्टल पे लगा रहा है संसद के। तो ये कितना बड़ा जुर्म है ये तो आगे जाकर तय होगा। यानी कि जब से अडानी ने हैफा के पोर्ट में का अधिग्रहण किया है 70% करीब 10,000 करोड़ या उसके आसपास दे के, उसी दिन से अडानी पे फिर से अलग तरह से एक कंसंट्रेटेड एक फोकस्ड जो है हमला हो चुका है। भाई ये मैनिपुलेशन हुआ, वो मैनिपुलेशन हुआ, आप कुछ भी करके जो भी फ्लोट कर रहा है मीडिया में उसको संभल करके आप रिपोर्ट बना सकते हो और फिर रवीश कुमार और उनके मित्र उसको लेके ले उड़ेंगे और एक सेंटिमेंट नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे ये मुख्य बात है कि हैफा के साथ में भारत के सैनिकों ने अपनी आहुति दी है और यहाँ हाफा का पोर्ट करने के बाद में जो है गौतम अडानी को भी आहुति देनी पड़ी है, उनके शेयर होल्डर्स को बेसिकली आहुति देनी पड़ी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना एक बहुत बड़ी, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो दुनिया भर के जितने भी फंड हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो कि अडानी के उसमें पैसा लगा चुके हैं, अब शेयर वैल्यू डाउन हो गई, सेंटिमेंट चला गया, लेकिन कोई भी ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। ये झूठ का संसार जो रवीश कुमार और उनके प्रिय साथी चलाते हैं, इसकी तो पोल हमेशा खुलती रहती है, लेकिन ये तो हिंडन नदी के किनारे पे जाके चिल्लाएंगे हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग, और एक तरह से एक वितंडा खड़ा करके एक सेंटिमेंट बिगाड़ेंगे, बस उतना ही है। और उसके अंदर उनके साथी लोग या कि दूसरे लोग जो कि इस पूरे प्रपंच में किसी न किसी रूप से शामिल है, वो लाखों करोड़ों का फायदा कर जाएंगे। तो हैफा की बात है, भारत के सैनिकों ने भी आहुति दी है और अडानी के शेयर होल्डर्स ने भी एक तरह से आहुति दी है, क्योंकि 150 वाले शेयर होल्डर हैं। अगर उन्होंने ऊपर खरीदा है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें सीधी सीधी बात है कि अडानी पोर्ट का शेयर उन्होंने
900 1000 रुपये, 900 950 रुपये के 900 रुपये के आसपास खरीदा है और वो तो 450 तक चला गया था। ये सेंटिमेंट के पीछे में चला गया था, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने 450 भी खरीद लिया। तो कुल मिला के अगर उनके पास 100 700 800 के प्राइस में थे, 100 उनको 400 500 की साइज में मिल गए, तो आज वो फायदे में है। यानी कि देखिए, शेयर मार्केट में काम करने वाले इन चीजों को जानते समझते हैं, तो वो उनकी जान समझ और उनके एक्शन के हिसाब से उनको फायदा और नुकसान होता है। तो ये फिर भी बताते हैं। इससे इधर चल के, क्योंकि अडानी पोर्ट की बात हो रही है, हैफा का पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वहाँ पे उस इलाके में झंझट चल रहा है, युद्ध की परिस्थिति है, वो धीरे धीरे सुधरेगी, बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता, किसी के फायदे में है नहीं। वैसे चीन और दूसरे लोग वहाँ पे उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माना यही जाता है कि ये धीरे धीरे सुलझ जाएगा, क्योंकि हमास वाले जो लोग हैं वो भी तो जो है बंदियों को छोड़ रहे हैं, तो कुछ नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये बात अलग है। मुख्य बात ये है कि भारत के साथ में हैफा का जो बहुत बड़ा संबंध है और उसको हमने याद किया है, इसको हमेशा से याद किया जाता है। तो हमें आशा है कि हैफा पोर्ट के बारे में हीरोज ऑफ हैफा 1918 और 1923, भारत के सोल्जर और भारत के व्यापारी, बहुत सारे भारत के व्यापारी जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स इजराइल में काम कर रहे हैं, और इजराइल के बहुत सारे टेक्निक और वो सब भारत में भी उपलब्ध हैं, भारत में भी काम कर रहे हैं। और यहूदियों तो अपना काम ही किया है। जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, फेसबुक है, वो भी सब यहूदियों का है। और हमने तो थोड़ी दिन पहले हमने बातचीत की थी कि मैरिन ड्राइव जो बॉम्बे का एक मुख्य पार्ट है, वहाँ की एक प्रतिनिधित्व करता है बम्बई का, उसमें भी फालोंजी मिस्त्री का मुख्य रोल है, जो कि फिर भी एक पारसी थे। तो ये सारी बातें हमने जो की है, हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।